भाई हम लोग फिर से शुरू करते हैं SSGD का जो हम लोग सीरीज कर रहे थे PYQ का, और उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये इस सीरीज की दूसरी लेक्चर है। और जिसने पहले लेक्चर नहीं देखी वो देख लेंगे, मैं लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने % का लाभ हुआ। तो हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो खरीदा जाता है क्रय मूल्य मान लिया मैंने कि 100 क्रय मूल्य था उसका, और 50% उसको बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा 150। 100 को अगर बढ़ाएंगे 50% तो 150 हो जाएगा। अब ये 150 पे इसने क्या किया, 20% का छूट दिया, तो इसमें इसका जो 20% होगा इसमें से घटा देंगे हम। 20% मतलब 1/5, 20/100 हो जाएगा, तो उसको काटेंगे तो 1/5, इसको काटेंगे तो 30 से कट जाएगा, मतलब 30 रुपये का छूट दिया जा रहा है इसको। टोटल MP है 150, उस पर 30 का छूट दे दिए, तो बचा कितना, बचेगा 120 बचा। और 100 रुपये हम खरीदे थे, यहाँ से 100 रुपया है और इसको बेच रहे हैं कितना में, 120 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20 का। और जो इतना था 100 पे जितना प्रॉफिट होता है वही होता है परसेंटेज, तो 100 पे 20 का प्रॉफिट हो रहा है तो 20/100 और गुणे 100, तो ये परसेंटेज कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20%, तो ये 20% आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 32 है, एक संख्या हटा दिया गया तो से संख्याओं का औसत 28 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या कितनी है, मतलब जो संख्या हटा दिया गया है उसका क्या वैल्यू, उसको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए तो 5 संख्या के आप अगर एवरेज पढ़े होंगे, जानते होंगे एवरेज वाला क्या होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं छोटा सा, एवरेज बराबर सम बटे नंबर। अगर एवरेज दिया हुआ है और नंबर दिया हुआ है तो हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो 5 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ 32, 5 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ 32, तो इसका सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 32 गुने 5 बराबर 160 हो जाएगा, ठीक। फिर हम एक संख्या को हटा देते हैं तो 4 संख्याओं का औसत 28 हो जाता है। तो 4 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा दूसरा का, 4 गुने 28, 28 गुने 4 हो जाएगा 832, और 4 दूना 8, 8 3 11, 112। तो ये 5 संख्याओं का सम आ गया। नीचे वाला आया 4 संख्याओं का संख्या, जो एक संख्या जो हम हटा दिए हैं, तो इसका जो अंतर होगा वो एक संख्या के बराबर हो जाएगा। तो इसका अंतर निकालेंगे, कितना हो जाएगा अंतर, 160 में से 112 गया था 48, तो इसका 48 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। देखिए सबसे पहले हमको 32 से पहले कितना अभाज्य संख्या इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होता है आप जानते हो, कि जो संख्या खुद से और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा एक फार्मूला याद रखिए। फार्मूला क्या है, एक याद करने का टेक्निक है। एक मैं नंबर देता हूँ आपको, 44, 22, 32, 23, 21। ये क्या है, ये कोई मोबाइल नंबर नहीं है, ये नंबर है कि 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्या है, फिर 10 से 20 के बीच में 4 है, फिर अगर बात करें 20 से 30 के बीच 2 है, 30 से 40 के बीच 2 है, 40 से 50 के बीच 3 है, ऐसे। मतलब ये एक आंकड़ा है जिससे आपको एक इंटरवल में कितना अभाज्य संख्या आ रहा है उसको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको रैंडम दे दिया जाए कि 70 से 80 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, तो आप यहाँ पर काउंट करके देख सकते हो, अच्छा इसके बाद इतना है, इसके बाद इतना है, तो इतना अभाज्य संख्या होगा या इतना अभाज्य संख्या होगा, ठीक। तो ये नंबर आप लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 32 से पहले कितने अभाज्य संख्या है। तो पहले हम जोड़ लेंगे कितना अभाज्य संख्या 32 से पहले, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11, 13, 17, 19 और 23, 21 नहीं होगा, 21 7 से 3 दोनों से कटता है, 23 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 23 के बाद हो जाएगा 29, 29 के बाद 31। इस सबको ऐड करेंगे, 2 2 3 5 5 5 10 10 17 17 11 28 28 और 13 जो हो जाएगा 41 41 और 17 कितना हो जाएगा 58 58 और 68 68 और 9 77 77 और 30 23 100 हो जाएगा, और 100 और 30 30 हो जाएगा 60 160, तो हो जाएगा टोटल 160। सबका जो सम करेंगे तो संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
तो 11 संख्या होगा, तो इसका एवरेज निकलेगा कैसे, भाग कर देंगे। तो 11 मरतबा काटेंगे तो 11 से 11 मरतबा कटेगा, और 11 बजाय कितना 5 और 0, 11 चौक 44, 6 बच जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे 60 हो जाएगा, तो 11 5 55, फिर बचे कितना 5 0 होगा, तो 11 चौक 44, तो 14.54 अप्रोक्स में आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप भाग दे देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 14.54। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 नोटबुक 6 पेन का क्रय मूल्य 3000 रुपये है। उतने ही पैसे में एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद लेता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी, मैं इसको दूसरा कलर कर लेता ना, ये कलर से इसे दिखता नहीं, 3 नोटबुक और 6 पेन खरीदता है 3000 रुपये में। 3 नोटबुक एन से हो गया और 6 पेन, ठीक है, कितना में खरीदता है 3000 रुपये में। और 3000 रुपये में ही उसने कितना खरीदा, 1 नोटबुक और 12 पेन खरीदा था, 1 एन प्लस 12 पेन। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नोटबुक और पेन के जो वैल्यू है, जिसका कीमत है, उसका रेशियो निकल जाए मुझे। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो ये एन इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ, तो हो जाएगा 2n बराबर 6p, उस तरफ p चल जाएगा तो n रेशियो p कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 3 और p हो जाएगा 1। इसको काट देंगे तो 3 से कट जाएगा, तो 3:1, मतलब जो जितना ये नोटबुक की कीमत है उसका 1/3 कीमत पेन का, या पेन का जितना कीमत है उससे 3 गुना ज़्यादा कीमत है नोटबुक का। ठीक है, यहाँ से समझ गए। चलिए दूसरे कलर से हम देखते हैं। अब बोल रहा है कि मतलब यहाँ पर रेशियो दिया हुआ, तो हम मान लेते हैं 3k और k। ठीक, अब बोल रहा है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का कीमत कितना दिया हुआ, 3000 रुपये दिया हुआ ना। तो 3 नोटबुक का कीमत हम कितना निकाले, एक का निकाला 3k, तो इसका 3k कितना हो जाएगा 9k, तो 9k प्लस और 6 पेन, तो एक पेन का कीमत k निकाले हैं, तो 6k हो जाएगा, का वैल्यू कितना दिया हुआ 3000। ठीक, तो 15k का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे, सॉरी मुझे लगता है ऊपर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से निकलेगा 15k का वैल्यू, मैं इधर कर देता हूँ ना, इधर। ठीक है, 15k का वैल्यू निकलेगा 3000, तो k यहाँ से क्या जाएगा, कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक, काटेंगे तो 3k का वैल्यू हो जाएगा 200, मतलब पेन का कीमत आ गया 200 रुपया। के यहाँ निकले, के हम निकाले हैं पेन का कीमत, और के का वैल्यू आ जाएगा 200 रुपया। तो पूछ रहा है बोल रहा है 15 पेन खरीदना चाहता है, तो 15k, तो 15k का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 गुना 200, तो 15 गुना 3000, तो ये 3000 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, विद्यार्थियों को अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है, प्रत्येक विद्यार्थियों को प्रत्येक की संख्या समान मिले। देखो बोला है मैक्सिमम संख्या निकाले, और सबको जो विद्यार्थी आएगा उस विद्यार्थी को प्रत्येक को एक समान मिलना चाहिए। ठीक, चॉकलेट देख रहे हैं कि हम अगर पिछला वीडियो आप देखे हैं तो आप देख रहे होंगे कि सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। मतलब आप एक बार प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो आप 17 से 18 क्वेश्चन 20 में से कर पाएंगे ईजिली। ठीक है, कि आप पिछला वीडियो देखे होंगे, उसमें अब मैंने बताया था, फिर उसमें भी HCF LCM का क्वेश्चन आया था, इसमें भी आ रहा, उसमें भी आया था, आगे जो क्वेश्चन आया उसका सेम पैटर्न सेम है, भले डिजिट चेंज कर देता है लेकिन पैटर्न सेम है। आप एक बार कर लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी एग्जाम हॉल में करने में। ठीक, तो बोला अधिकतम संख्या, अधिकतम क्या होता है HCF, मतलब वो मैक्सिमम नंबर होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे। तो 1003 और 2703 दोनों का हम क्या करेंगे HCF निकालेंगे। देखिए आप ये दोनों को भाग करके HCF निकाल सकते हैं, या एक और इसका अल्टरनेट मेथड क्या है कि जो भी ऑप्शन दिया गया ये ऑप्शन आप जल्दी इसको चेक कर, जैसे कि ये बहुत मतलब आपको लग रहा है कि लेंदी है या बड़ा हो जाएगा, तो आपको क्या करना है कि HCF निकालने से अच्छा है कि आप इसको डिविजिबिलिटी चेक करिए। कोई एक बड़ा संख्या लीजिए, सबसे पहले 33 ले लेंगे, 33 से भाग देंगे, अगर 33 से कट जा रहा है, 33 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि मान लीजिए हम मान लीजिए 33 से भाग देंगे दोनों को, और दोनों पूरा कट जा रहा है, तो मतलब ये इसका HCF है और वही इसका आंसर हो जाएगा। 33 नहीं होगा फिर 29 से भाग देंगे,
29 नहीं होगा फिर कि 17 से भाग देंगे, 19 से भाग देंगे। आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि आप निकाल लें इसे कि 1003 और 2703, ऐसे आप निकालने आता होगा। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2006, तो 700 और ये घट जाएगा 703 में 6 का तो 697। फिर 1003 में भाग देंगे, फिर वैसे भाग देंगे तो कितना मतलब कटेगा, एक मतलब है ये हो जाएगा 697 घटेगा कितना हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा 300 और 306, यहाँ पर आ जाएगा 306। फिर इसमें 697 में भाग देंगे, सॉरी 697 में भाग देंगे तो 2 मरतबे कटेगा, कितना हो जाएगा 612 घट जाएगा तो इसमें बचेगा 85। फिर इस 85 से भाग देंगे किस में, ये जो 306 आया उसमें 306, तो क्या मतलब कर देगा, ये आ जाएगा 8 से 24 8 से 32, मतलब 320 से ऊपर जा रहा था, 3 मतलब करेगा तो 5 से 15 और 8 से 24 1 25, कितना बचा यहाँ पे 1 और 5 51, ठीक। फिर इसको भाग देंगे 85 में तो 1 मतलब कटेगा और ये बचेगा यहाँ पर 34, ठीक। स्पेस थोड़ा कम बच रहा है, आप आगे करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें 17 डिवीजन जो 17 से भाग देंगे, एक स्टेप और बढ़ाइएगा आप तो 17 आएगा और 17 इसका सेफ हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप बस बच रहा है, स्पेस कम है इसलिए मैं कर नहीं रहा, आप कर लेंगे, ठीक है। आपको प्रोसेस पता हो गया, ऐसे जा सकते हैं या आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं अगर ऑप्शन आपको ईजी लग रहा है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी के बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में आ रही यात्री दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखिए बता रहा है कि 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी मान लिया कि T1 है, ट्रेन 1 है, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा 384 मीटर लंबा दूरी वो 12 सेकंड में तय कर रहा है। 384 बटे 12 हो जाएगा, इसको काट देंगे 12 3 36 और बाद में 24 32 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना भाई, 32 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये पहली ट्रेन का निकला। अब बोल रहा है देखिए विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में इसको 12 सेकंड लगता है। मतलब क्या हुआ कि जितना इसका लंबाई है 384 उसी लंबाई के एक और इसको 2 से गुना कर देंगे, को पार करने में कितना लगता है 12 सेकंड लगता है। कब लगता है जब ई भी चल रहा है एक और, मतलब ई इधर से चल रहा है एक इधर से चल रहा है। तो इस कंडीशन में जब विपरीत दिशा में चलते हैं रेलगाड़ी तो उसकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो जुड़ जाती है। तो ये 32 इसका है ये है और एक बी मान लो इसका स्पीड होगा जो बी का, तो ये बी हो गया। फिर इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 6 और 6 से कटेगा कितने मरतबे 64 मरतबे। तो यहाँ बी का स्पीड कितना निकलेगा 64 माइनस 32, तो इसका भी 32 मीटर प्रति सेकंड निकल जाएगा, ठीक। ये है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि 6 पेन के क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हमको वैसे लिख देना। सिर्फ 6 का CP क्रय मूल्य को मैं CP से कॉस्ट प्राइस से डिनोट करता हूँ, तो 6 CP बराबर 5 का विक्रय मूल्य तो 5 का SP, ठीक। ये 5 है, 5 का SP। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे CP बटा SP का रेशियो निकाल लेंगे। CP कितना है 5/6, मतलब 5 के सामान खरीदा उसको 6 पे बेच दिया तो 1 का प्रॉफिट हुआ 1 का। तो 1 का प्रॉफिट कितने के सामान पे हो रहा है 5 के सामान पे, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 1/5 गुने 100, इससे कटेगा 20 में मरते तो 20% इसको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि 70 सेंटीमीटर त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। देखिए तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh होता है, ये आपको फॉर्मूला याद होगा। और जब संपूर्ण पृष्ठ की बात हो तो इसमें πr² h और πr² h, इससे ये बेलन हुआ, ठीक।
ये बेलन मान लो, इसे ये बेलन हुआ और यहाँ से ये बेलन, ठीक। तो 2 पाई आर मतलब उसका सब बाहरी सब परत है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मतलब दोनों तरफ से घुमा के, मतलब मैं 3D फिगर डिनोट नहीं कर पा रहा, लेकिन आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और जब ये संपूर्ण पृष्ठ का बात होगा तो ये नीचे का सरफेस भी और ये नीचे का सरफेस भी दोनों जुड़ जाता है, ठीक। तो ये 2 पाई आर एच होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसको रख देंगे अब फॉर्मूला पे, 2 × 22/7 गुने आर कितना दिया हुआ 70 सेंटीमीटर और एच 14 सेंटीमीटर, 14 कटेगा तो ये 10 मरतबे कट जाएगा। अब इसको गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 गुने 2 गुने 11, मैं 22 को 2 गुने 11 लिख लिया, मुझे गुना करने में ईजी होगा, ठीक है। 28 दूना 56 गुने 11 गुने 10। अब इसको गुना करेंगे तो 6 5 11 गुना कर लेंगे आप, मैं क्या करता हूँ गुना, पहले 6 से 11 से गुना करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि पहले ये अंक आएगा, फिर ये दोनों का सम आएगा, फिर जो लास्ट वाला अंक होता है वो आता है, ठीक है। तो 6 5 फिर 6 5 11 हो जाएगा और 5 1 6 गुना करेंगे 616, और सॉरी एक ही जीरो होगा, एक जीरो नहीं होगा, इसके 10 से गुना होगा तो फिर एक जीरो आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये होगा 6116 160, सॉरी 116 बोलिए 160, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है कि एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि मैं इस क्रय मूल्य को CP लिख दिया और विक्रय मूल्य को लिख दिया SP, ठीक। अगर क्रय मूल्य पे प्रॉफिट और लॉस काउंट होगा, प्रॉफिट या लॉस, तो SP पे आएगा, ठीक है। क्रय मूल्य में अगर प्रॉफिट लॉस ऐड किया जाए, प्रॉफिट मतलब ऐड किया जाए और लॉस घटाया जाए तो SP बनेगा। वैसे ही होता है मार्केट प्राइस में, अगर डिस्काउंट को घटा दिया जाए तो फिर SP बनेगा, ठीक। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये कहना है कि यदि मेज का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ 6875 रुपये, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया कि CP हमको निकालना है और उसको कितना परसेंट लाभ हो रहा है 25%, 25% मतलब 25/4, 25/100 सॉरी, तो 1/4 हो गया, मतलब 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कब CP पे इसको 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 5/4 हो जाएगा। और इस क्या हो जाएगा CP में अगर कुछ भी चेंज करते प्रॉफिट लॉस का तो निकलता क्या SP, तो हो जाएगा 6875 SP के बराबर कर दिया मैंने। 5 से इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा 12 13 5 65 हो जाएगा 3 और 7, तो 5 7 35, 2 और 5 तो 50 25, और CP कितना हो जाएगा, इधर जाकर गुना हो जाएगा 4 से, तो 4 से मैं गुना कर देता हूँ, तो 5 चौका 20 और 7 चौका 28, 28 और 2 30, हाथ में 3 3 चौका 52 और 52 और 3 55, तो 5500 रुपया हो जाएगा इसका CP, ठीक। देख रहे होंगे कितने इजी वे से आप कर पा रहे होंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि SI का जो फॉर्मूला होता है, देखिए P × R × T/100, ठीक। ये फॉर्मूला होता है SI का। SI यहाँ पर दिया हुआ है कि SI जो साधारण ब्याज है उस धनराशि का 2/5 है, मतलब अगर मूलधन 5 है तो उस पर 2 ब्याज मिला है, तो मैं इसको रख देता हूँ, ब्याज की जगह पर मैं 2 कर देता हूँ और मूलधन की जगह पर 5, और R कितना दिया है, R निकालना है मुझे, T दिया हुआ है 5 वर्ष, तो 5 हो जाएगा बट्टे में 100, ठीक है। तो 5 से 20 मरते कट जाएगा ये, और ये कट जाएगा फिर से 4, तो R बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 इधर आकर 2 से गुना होगा, तो R बराबर 4 गुने 2 बराबर 8, ठीक, 8 हो जाएगा आंसर यहाँ पर, ठीक। तो 8% हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0.1² प्लस 0.01²। देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर आपको इससे गुना, इसे अगर स्क्वायर करने में दिक्कत होती है तो आप ऐसे कर लेंगे 1/10² प्लस 1/100²। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/100 प्लस 1/10,000, ठीक। अब इसको आप ऐड करना है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
0.01 और इसको ऐड करेंगे तो 0.0001। ठीक, आप करेंगे 1010 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.01। ठीक, ये आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि यदि x का 45% और y के 15% बराबर है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब x और y का रेशियो ज्ञात करना है हमको यहाँ। ठीक है, तो हम जैसे क्वेश्चन बोल रहा हम वैसे कर देंगे। जैसे x का 45%, तब ये हो जाएगा कितना है 45/100, और y का बराबर है कितना, y का 15%, तो y गुने 45/15/100, तो ये 100 से 100 गया, यहाँ पर गुना हुआ, और 15 से ये 3 गया, 45 3 मरतबे, तो 3x बराबर हो जाएगा कितना y, तो x रेशियो y बराबर हो जाएगा 1:3। ठीक, तो यहाँ से रेशियो निकल गया, इसका 2 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ये है 10 वर्क से, ये बोला है कि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों की जिल्दसाजी 22 दिन में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता है। एक टाइम एंड वर्क का एक फार्मूला होता है MDH/W, M1D1H1 बराबर W1 बराबर M2D2 और H2 बराबर W2। ठीक, ये हुआ एम से होता है मेन, ये होता है डे, और ये होता है आवर, मतलब कितना आदमी था, कितने दिन तक काम किया और कितने घंटे काम किया। अब जो वर्क होता है वो नीचे लिखा जाता है, फिर ऐसा ही होता है, ये बराबर हो जाता है कितना आदमी दूसरा टर्म में और कितना दिन तक काम किया और कितना घंटा काम किया, तो कितना वर्क दूसरा टर्म में कंप्लीट किया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, तो इस पर रख देते हैं हम सीधे। चलो हम इसको तो रफ कर देते हैं, जगह कम है थोड़ा। ठीक है, चलिए अब लिखता हूँ मैं कि लिखे थे एम डी और एच। देखिए तो 72 जिल्दसाज 72 में है और 22 दिनों तक काम किया, और कितना काम कर लिए 720 पुस्तक बनाया। ठीक है, अब वैसे पूछ रहा है कि 12 दिनों में काम किया और कितना जिल्दसाज लगेगा, मैंने मान लिया x जिल्दसाज लगेगा, और तो 660 पुस्तक कंप्लीट कर देगा। ठीक, अब मैं इसको काटूंगा 12 से, ये 6 मतलब कट जाएगा, 12 6 72। ठीक, ये 6 से ही नीचे काटूंगा तो हो जाएगा 12 120। ठीक, उसके बाद मैं इसको काटता हूँ 2 से। ठीक, नहीं ये 0 से 0 नीचे काट देता हूँ, 6 से काटता हूँ 6 दूना 12 और 11 छक 66, फिर ये 2 से काटता हूँ ये 11 मरते, तो x का वैल्यू ई 11 जाके इधर गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा x के वैल्यू हो जाएगा 11 गुने 11 बराबर 121। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बोल रहा है कि जो उसका मार्केट प्राइस है MB है वह CP से 60% अधिक है, CP से 60% अधिक है क्या MP प्लस 60%। ठीक, तो मैंने मान लिया कि CP 100 है। आप पूछोगे कि हमेशा 100 क्यों मानते हो। 100 इसलिए मानते हैं कि उस पर कैलकुलेशन करना, परसेंटेज निकालना ईजी होता है। आप 72/2 मान सकते हैं, क्या दिक्कत है, 89/3 मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 मानने से क्या होता है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। ठीक, तो ये मैंने 100 CP मान लिया, इस पर 60% बढ़ रहा है तो MP आ रहा है, तो ये 160 हो जाएगा MP। भाई 100 पे 60 बढ़ेगा तो 160 ना हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है 20% की छूट दिया जाता है, तो 20% कितना हो जाएगा इसका अगर 20% निकाले 20/100 तो कितना हो जाएगा 20 5 100, तो ये 5 से कटेगा तो फिर 32 मरतबे, तो -32। मतलब क्या कि 160 का MP का समान था, इसका मार्क्स प्राइस 160 था, उस पर आप 32 का छूट दे दिए तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 28 128 हो जाएगा। तो 100 का समान था और इसका SP जो हुआ, सॉरी SP जो है 128 आया, मतलब सेलिंग प्राइस जिस पर बेचा जा रहा वस्तु। तो 100 रुपया में खरीदा था और 128 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ 28 रुपये का। 28 से प्रॉफिट हो रहा है 100 पे, 28 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किसने पे 100 पे, तो इस परसेंटेज निकालने के लिए 28/100 और गुणे 100 खत्म हो जाएगा, तो ये हो 28%, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है तो संख्या का 35% ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बोला है कोई संख्या, मान लिया कि x संख्या x, ठीक है, तो x का 20% क्या हो जाएगा 20/100। फिर उसका बोला इसके 20% का 25% मतलब इसका 25/100। इसका जो वैल्यू दिया हुआ 250 दिया हुआ, ठीक। तो मैं इसको काटूंगा 25 से, ये 10 मरते कट जाएगा और 20 500 ये 5 आ जाएगा, ठीक। अगर तो हम x का वैल्यू निकाला यहाँ से कितना हो जाएगा 500 और गुणे 100 गुणे 10 तो हो जाएगा 5000 हो गया। अब वो हमें बोल रहा उस संख्या का 35% ज्ञात कीजिए, तो 5000 का 35% तो 35/100, सॉरी, तो 100 हो जाएगा 35/100। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म और 35 में 5 से गुना होगा कितना हो जाएगा 50 25, 5 दे 15, 15 अदू 17, 17 50, एक जीरो यहाँ बचा हुआ था ना तो एक जीरो इधर बढ़ जाएगा, तो 17 50 रुपया इसका कितना होगा 35% हो जाएगा, 17 50 आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 9,000 रुपये 80% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए जाते हैं। 12 महीनों के ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज याद करें यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, मतलब हाफ ईयरली हो रहा है, ठीक है। तो एक साल का जो 12 महीना का ब्याज जो दिया वो 22% वो 80% के हिसाब से संयोजित होगा। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है कि ये अर्धवार्षिक हो रहा है, मतलब कि जो एक साल में आप ब्याज पे ब्याज लेते हैं वो 6 महीना पे ही ब्याज पे ब्याज लिया जाएगा, ठीक। तो 12 महीने का हमें निकालना है, तो 12 महीने में 6 महीना क्या को टेन्योर बनेगा, दो टेन्योर, एक 6 महीना यहाँ से यहाँ, फिर एक से आगे 6 महीना। तो 6 महीना के लिए ब्याज, अगर 12 महीना का ब्याज 80% लिया जा रहा है तो 6 महीना कितना लिया जाएगा 40% इसका 40% इसका। लेकिन ये 80% से डायरेक्ट जोड़ के नहीं हो जाएगा, इस 40% पर जो ब्याज लिया गया है, ये जो ब्याज बनेगा इस ब्याज पे भी 40% लिया जाएगा अगले 6 महीना के लिए, तो यहाँ पर सक्सेसिव लगेगा। तो सक्सेसिव क्या होगा, सक्सेसिव होता है a + b + ab/100। तो पहले के लिए 40% है, दूसरे के लिए भी 40%, तो इसका सक्सेसिव हम निकाल लेंगे। तो सक्सेसिव 12 महीने का 12 मंथ का ब्याज कितना हो जाएगा 40 + 40 + 40 गुने 40/100, तो हो जाएगा 96%। मतलब एक साल में इसको 96% ब्याज देना पड़ रहा है। हमें निकालना क्या, 12 महीने का ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो 96% निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, दूसरा कलर कर देता हूँ मैं, ठीक, ये कर देता हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा 9,000 का 96%, इसके 9,000 का 96/100 निकालेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 8640, ठीक। यहाँ आप गुना कर लेंगे, स्पेस कम बच रहा है, ठीक। तो ये आपको 8640 दे के देगा ब्याज, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि PQR के बीच 8400 रुपये 2/3 रेशियो 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो R का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 और ये फ्रैक्शन में दिया हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हम नॉर्मल बदल लेंगे, नॉर्मल रेशियो में, ठीक। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, सब बटा में 3 आ रहा है तो 3 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2/6/3। ये क्या हो गया, ये हो गया इसके PQR के बीच जो संपत्ति का बंटवारा किया गया उसका रेशियो आ गया। और रेशियो का योग कितना दिया हुआ 8400 रुपया, 6 2 8 3 11, सॉरी यहाँ पे 1 होगा ना, मैंने गलत कर दिया, सॉरी। ये हो जाएगा 2/9/1, 3 से गुना करेंगे तो 9 2 10, 9 2 11, 1 12, तो इसका सम कितना हो जाएगा 12, तीनों का योग करेंगे तो इसका प्लस इसका प्लस, ठीक। और 12 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ 8400 रुपया, 8400 रुपया। तो हमको निकालना कितना आर का हिस्सा कितना है, यहाँ पे 1/3 था तो इसको 3 से गुना कर दिए तो 1 निकला। तो 12 का वैल्यू दिया 8400, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 700, 12 7 84, तो 700। और यहाँ पर आर का जो रेशियो इसके हिस्सा है वो 1 है, और 1 का मुझे निकालना है, तो यहाँ 700 क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि
एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो गोले के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए आप गोले के सबसे पहले क्या लिखेंगे, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक। और बोल रहा है कि गोले की त्रिज्या में सिर्फ चेंज हो रहा है, बाकी मतलब बाकी ये सब इतना चीज़ जो हम घेर रहे हैं वो कांस्टेंट है, दोनों में रहेगा तो रेशियो में कट जाएगा हमेशा। तो हमेशा किसको ध्यान देना है, त्रिज्या पे। जैसे भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और रेशियो बने तो हमको ये नहीं कि पूरा कांस्टेंट टर्म लिख के चलना, नहीं, हमको सिर्फ रेशियो पर ध्यान देना है और जिसमें चेंज हो रहा है उस पर मेन रूप से। तो यहाँ पर हमको आर क्यू के मतलब है, हमको हमेशा इस चीज़ से हमें सिर्फ आर क्यू का मतलब है। अब बोल रहा है कि आर में 50% की वृद्धि होती है, 50% मतलब 50/100 बराबर 1/2, मतलब आर पहले था 2, पहले 2 था लेकिन उसमें 2 में 1 का चेंज वृद्धि हुआ +1, तो ये कितना हो गया, अब होएगा 3। अब मुझे निकालना है आर क्यू हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर बढ़ने के बाद हो जाएगा 3 के क्यू 27 हो जाएगा ना भाई। तो कितना बढ़ा ये बढ़ा 19, तो 19 बढ़ा। अब बढ़ोतरी कितना हुई, पहले क्या था, पहले इसका आयतन कितना 8 था। अगर हम 8 रेशियो ले रहे हैं 4/3 पाई इधर भी गुना होगा और 4/3 पाई इधर भी गुना होगा, 4/3 से 4/3 पाई फिर कट जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक। तो 19/8 हो जाएगा, 8 से काट देंगे, 8 दूना 16, 3 0, 8 3 24, और कितना हो जाएगा 8 3 24 होगा, 8 3 24 दशमलव यहाँ पर होगा, और 6 बचेगा 6, तो 8 7 56, 4 बचेगा 4 फिर 0, 8 5 40, ये हो गया। तो इतना गुना हो गया, क्या इतना गुना बढ़ोतरी हुई, लेकिन हमको परसेंट में निकालना है तो इसमें गुने 100 कर देंगे तो हो जाएगा 237.5, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सॉरी ये बहुत बड़ा हो गया मुझे लगता है, अब ठीक है, ठीक। यही क्वेश्चन है ना 19 नंबर, हाँ ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन ये करा है। अरे यार क्या हो रहा है ये, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, हाँ ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन ये करा है, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, उनका महत्तम समावर्तक 4 है, इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। एचसीएफ दिया हुआ है 4 यहाँ पे, और इसका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है 720, तो संख्या का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले आप जानिए कि जो एचसीएफ होता है, लघुत्तम समावर्तक होता है, वो ऐसी संख्या होती है जो संख्या को भी डिवाइड करती है, वो एलसीएम को डिवाइड करती है। एचसीएफ तो खुद है तो खुद को डिवाइड करेगी ही करेगी। तो मैं संख्या मान लेता हूँ कि जो इसका मल्टीप्लिकेशन में आए कोई, तो मैं मान लेता हूँ 4a और 4b, दो संख्या, ठीक है। बोल रहा है दोनों का गुणनफल कितना है, गुणनफल दिया हुआ है 720, तो गुणा कर देंगे 720, तो 4 चौका 16 काटेंगे कितना मरते कट जाएगा यहाँ पर, 16 चौका 64 और हो जाएगा 8 0 16 5 80 45, तो ए बी का वैल्यू कितना निकला 45। हमको निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है, तो 4a और 4b, 4a और 4b का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 से कटेगा, यहाँ हो जाएगा b और यहाँ हो जाएगा a, तो एलसीएम क्या निकलेगा 4ab, और ab का वैल्यू हमको यहाँ से पता है क्या 45, तो 4 गुने 45 बराबर 180, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्वप्नपिल 16 दिनों में एक सोफ़ा बना सकती है, रेवती के साथ काम करते हुए वो 128/17 दिन में पूरा कर सकती है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। देखो इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, स्पेस मिलेगा, ठीक। चलो तो यहाँ पर मैं स्वप्नपिल लिख देता हूँ, यहाँ पर स्वप्नपिल और रेवती। स्वप्नपिल जब अकेले काम करती है तो 16 दिन में काम खत्म कर लेती है, लेकिन जब दोनों मिल के करती है तो 128/17 दिन लगता है, ठीक। तो मैं निकालता हूँ टोटल काम कितना है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 128 और 17 और 16 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 128। अगर हम क्षमता इफिशियंसी इसको ई से डिनोट करते हैं तो ये कितने मतलब होंगे 16 8 128, और 128/17 को 128 को 160/17 से भाग देंगे 17 आएगा,
मतलब क्या निकला, जो यहाँ पर हमें निकला है ये निकला है स्वप्निल की क्षमता, और ये स्वप्निल और रेवती दोनों का क्षमता निकला है। तो स्वप्निल की क्षमता 8 यूनिट है, तो रेवती का कितना हो जाएगा 17 - 8 बराबर 9 यूनिट। तो रेवती का जो क्षमता निकलेगा वो 9 यूनिट हो गया, और 128 यूनिट पूरा काम है। तो रेवती कितने दिन में काम खत्म कर लेगी, मान लो एक दिन में 9 यूनिट करती है, तो 128 दिन में 128 यूनिट करने में कितना लगेगा 128/9। इसको भाग दे देंगे जो आंसर है। अच्छा इसमें दिया हुआ फ्रैक्शन में ही आंसर है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो मैं अगले वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि मतलब इसमें डाउट होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप जो पहले सेट में क्वेश्चन देखे थे, दूसरे सेट में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब सेम क्वेश्चन डिटो नहीं पूछा गया, लेकिन पैटर्न वही है। मतलब SCF LCM से आ रहा था, LCM से टाइम एंड वर्क से आ रहा है, टाइम एंड वर्क से, मतलब जो टॉपिक उसमें टच किया गया वो टॉपिक इसमें भी टच किया गया, मतलब कि पैटर्न सेम रहने वाला है। ठीक है, चलिए, तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अच्छा लगा वीडियो तो भाई बताना कमेंट करके। चलो रखता हूँ आज के लिए, गुड नाइट।